अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी, क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। हे देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था, जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया? मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज़्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गोरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें। यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनो मौसी की बात बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों, अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है। चलो हम उधर चलते हैं।
समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है। अब ये ऊंट मेरे ऊपर बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह से पाला है। मुझे ये बहुत प्यारा है। आप इसे मत बेचिए। बस भाग्यवान, बस अब तुम तो जानती हो कि हमारे हालात ठीक नहीं। या मैं खुद खाऊं या मैं इसको खिलाऊं। बस अब सुबह होते ही मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसको कितना साथ दिया, मैंने इसका कितना बोझ लादा और अब ये मुझी को बेच रहा है। ये क्या मुझे बेचेगा? मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह ही सुबह ऊंट रस्सी तोड़वा के भाग जाता है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। मैं इस अनजान जंगल में पहुंच तो गया और यहाँ बारिश भी होने लगी। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ रात गुजारूं? वहीं से एक रानो चिड़िया गुजर रही होती है। रानो चिड़िया ऊंट को देख के वहाँ उसके पास आ जाती है। अरे ऊंट भैया, आप यहाँ के तो नहीं लगते। आप कहाँ रहते हैं और इस जंगल में क्यों आए हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा मालिक बहुत बुरा है। वो मुझे बेच रहा था। मैं वहां से भाग आया और अब देखो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं। आप फिक्र मत करें, यहीं पास में पेड़ पे मेरा घर है और साथ में मेरे पास एक बड़ा सा छप्पड़ भी है। आप वहाँ रह सकते हैं। फिर रानो चिड़िया उसे अपने घर के पास ले आती है। ये देखिए ऊंट भैया, ये मेरा घर है। जो दरख्त के ऊपर है वो मेरा घर है और जो ये पास में है ये एक झोंपड़ है, ये भी मेरा ही है। ये खाली झोंपड़ है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। इस तरह से आप बारिश से भी बच जाएंगे। फिर चिड़िया अपना और ऊंट का भोजन लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो भोजन से भरी हुई टोकरी वापस लेके आती है। चलो अच्छा हुआ, दिन भी गुजर गया और ऊंट भैया के लिए भी भोजन ले आई, अपने लिए भी ले आई। अब सो जाती हूँ। सुबह हो जाती है, रात बीत जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया के घर आते समय उसकी नजर ऊंट पे पड़ती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम्हारे घर के बाहर ऊंट कौन है? गौरी बहन, वो इस जंगल में नए हैं और वो कि अपने मालिक से बच के यहाँ पर आए हैं। मैंने उन्हें अपने पास रहने की जगह दी है। अच्छा चलो, तुम संभालो अपने इस ऊंट को, मैं तो चली घर। कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। कालू, ये सारी बात सुनने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई खराफाती आइडिया आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है? हाँ गौरी, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ही हम उसे भिला पुसला के अपने घर ले आते हैं और फिर उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत मांगेंगे उसे लौटाने के लिए। अरे वाह, आप पता चला ना कि तुम मेरे पति हो, गौरी कवि के पति। हाँ चलो, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों बहुत सी मिठाई और भोजन लेके ऊंट के पास जाते हैं।
चिड़िया भोजन की खोज को गई होती है और ऊंट के पास वो दोनों आके बैठ जाते हैं। ऊंट भैया, हम चिड़िया के दोस्त हैं और ये मिठाई हमें चिड़िया ने दे के भेजी है तुम्हारे लिए। हाँ ऊंट भैया, चिड़िया ने ये कहा है कि जल्दी से मिठाई खा के मेरे पास आ जाओ, वो मुसीबत में है। क्या क्या कहा तुमने? चिड़िया मुसीबत में है? मेरी दोस्त मुसीबत में है, मुझे ले चलो। हाँ हाँ ऊंट भैया, हम भी तो तुम्हें इसीलिए कहने आए हैं कि जल्दी चलो। बस फिर क्या था, ऊंट उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों शैतान कौवे अपने घर में ले आके ऊंट को बांध देते हैं। हा हा हा, अब तुम यहीं रहोगे हमारे कैदी बन के। अरे मेरे क्या नसीब हैं, अगर वहाँ किसान से बचा तो यहाँ पर आके इन शैतान कौवों के हाथ लग गया। मैं कहाँ जाऊँ? इधर किसान को भी अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो भी मारा मारा ढूंढने लगता है। वो ऊंट को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और जंगल में खोज करते करते वो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। चिड़िया, क्या तुमने यहाँ पर किसी ऊंट को देखा है? हाँ, मैंने उस ऊंट को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पता क्यों बताऊं? तुम बुरे इंसान हो। तुम ऊंट भैया को बेच देना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। वो मेरे पास आया था। हाँ चिड़िया, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अब मैं ऊँट को बहुत प्यार से रखूंगा, मुझे उसके पास ले चलो। अगर तुम्हें सच्ची में ही पछतावा है तो चलो मेरे साथ। शैतान कौवों ने उसे बंदी बना लिया है। फिर चिड़िया किसान को ऊँट के पास ले आती है। ऊँट भैया, देखिए तो कौन आया है। सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा बच्चा, मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा के बाद मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मुझे माफ कर दे और चल अपने घर चल। कालू और गोरी भी आवाजें सुन के बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चिड़िया उनसे कहती है, दुष्ट और चोर कौवो, तुम क्यों चुरा के ले गए थे ऊँट भैया को मेरे घर पर से? अब उनका मालिक आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, किसान जोर जोर से उन्हें लाते मारता है। अये अये कालू कालू, मेरी पीठ टूट गई, मैं क्या करूँ? हाय, और मेरा पंख टूट गया। फिर ऊँट और उनके मालिक खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू? अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकों वाला, वो ही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है, वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गोरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गोरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन देके दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गोरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी, चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गोरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था।
चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था, क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गोरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है, यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं, 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है, हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील-दी का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील-दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गोरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताजा ताजा मांस आने वाला है, बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं, कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर, वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो चील दी, आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।